नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार शिक्षक भर्ती महाअभियान के लिए, जिसमें हम लोग टीआरई 4 की तैयारी के लिए समर्पित रूप से काम कर रहे हैं। सबसे पहले कल की वीडियो ना आ पाने के लिए कुछ तकनीकी कारणों से हमारा वीडियो नहीं आ पाया, जिसके के लिए हम आपसे क्षमा चाहेंगे। कल चूंकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी था, ऐसे में एक छोटा सा सुझाव आपके लिए होगा कि योग हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। यह केवल वृद्धों के लिए नहीं है, जैसा कि हम सामान्य रूप से सोच लेते हैं कि अस्वस्थ व्यक्ति हो या वृद्ध हो उनके लिए ही है। नहीं, योग सभी के लिए। यह न केवल आपको निरोग रखेगा, आपकी क्षमताओं को बढ़ाएगा, बल्कि आपको जीवन में सफल बनाने में भी योगदान देगा। और आज विद्यार्थी जीवन में जब इतने सारे तनाव है, दबाव है, तो हमें अपनी क्षमताओं को बेहतर करने के लिए हमेशा चुनौतियां बनी रहती हैं। ऐसे में योग को अपने जीवन में जरूर अपनाएं और उससे लाभ प्राप्त करें। दोस्तों, जैसा कि अब तक आप जान चुके हैं कि मेरे द्वारा आपको 2 वीडियो टीआरई 4 की तैयारी के संदर्भ में पीजीटी हिस्ट्री के लिए दिए जा चुके हैं। आज हमारा तीसरा वीडियो आप तक पहुंच रहा है। अब तक हमने जिन 2 वीडियोस पे चर्चा किया है, ये वीडियोस टीआरई 1 की सॉल्व पेपर से संबंधित जो चर्चाएं हैं उस पर रही हैं, जिसमें पहले वीडियो में प्रश्न संख्या 41 से लेकर के 60 तक चर्चा किया गया था। दूसरे वीडियो में 71 से लेकर के 90 तक चर्चा हुई थी। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हमारा तीसरा वीडियो आप तक 81 से 100 तक पहुंचेगा। एक प्रश्न अभी हमारे सामने आ रहा था कि वीडियोस कुछ लंबे हो रहे हैं। इसके लिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि चूंकि हम प्रश्नों को इस रूप में कवर कर रहे हैं कि प्रत्येक प्रश्न आपके लिए कम से कम 8 से 10 प्रश्न और शामिल किए हुए, तो थोड़ी सी विस्तृत चर्चा उस पर हो रही है, ताकि जो आपके तैयारी का स्तर है सॉल्व पेपर का या उन प्रश्नों के इर्द गिर्द बनने वाले अन्य प्रश्नों का, वो अच्छा हो पाए। इसका एक विकल्प ये हो सकता है कि आप स्पीड को बढ़ा दें या वीडियोस को 2 से 3 इंटरवल्स में देख सकते हैं। इसके बाद अगर आप सभी का सुझाव होगा तो मैं उसको प्रयास कर रहा हूँ कि वीडियो को और छोटा बनाने का प्रयास करूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की अपनी तीसरी वीडियो को, जिसमें हम लोग 81 से 100 तक के प्रश्नों को ले रहे हैं। जिसमें पहला प्रश्न आज के लिए है, जलियांवाला बाग का हत्याकांड किस दिनांक को हुआ था? प्रश्न है जलियांवाला बाग से बहुत ही बहुचर्चित हत्याकांड रहा है ये। प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है दिनांक। इसका उत्तर होगा, क्या इसका उत्तर 10 अप्रैल होगा, 11 अप्रैल होगा, 12 अप्रैल होगा? वर्ष सभी में समान, तिथियां बहुत ही आपको क्लोज दी गई, 10 और 11 और 12। इन तीनों ही विकल्पों में आपका उत्तर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका उत्तर है 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 ये वो तिथि थी जिस तिथि को यह हत्याकांड हुआ था। थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि को जान लें, इसकी व्याख्या को जान लें। जलियांवाला बाग पंजाब के अमृतसर जनपद में स्थित है। जिस तिथि को यह घटना हुई थी उसकी पृष्ठभूमि यह थी कि रॉलेट एक्ट के विरोध में
रॉलेट एक्ट के विरोध में पूरे देश में एक प्रकार का आक्रोश की स्थिति थी। इसी संदर्भ में दो बड़े नेताओं यानी कि डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी 9 और 10 अप्रैल को कर ली गई। यह दोनों ही पंजाब के काफी लोकप्रिय नेता थे। इसी समय 13 तारीख को बैसाखी का पर्व था। बैसाखी का पर्व, अगर आपको ध्यान हो कि 1699 में जब खालसा पंथ की स्थापना हुई थी गुरु गोविंद सिंह के द्वारा, तो उन्होंने इसी तिथि को खालसा पंथ की स्थापना की थी। उस उपलक्ष्य में पंजाब में लंबे समय से ये परंपरा रही है कि इसको एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। 13 अप्रैल बैसाखी का दिन था और जनता अमृतसर के जलियांवाला बाग में एकत्रित हुई थी। न केवल उत्सव मनाने के मूड में थी, बल्कि जो उनके नेता थे जो कि रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे, जो कि काला कानून था, अंग्रेजों के दमन का प्रतीक था, उसके विरोध के लिए भी यहाँ पर सभा आयोजित हुई। ऐसे में यहाँ पर एक नाम आता है जनरल आर डायर का। जनरल आर डायर ये वो सैनिक कमांडर था जिसने बिना किसी पूर्व सूचना के हजारों की भीड़ जो अमृतसर के जलियांवाला बाग में एकत्रित हुई थी उनके ऊपर गोलियां चला दिया। कहते हैं कि उसमें 300 यानी इसके द्वारा क्या किया गया, गोलियां चलाई गई। परिणाम क्या हुआ, 379 लोगों की मृत्यु हो गई, जो कि एक सरकारी डाटा है। बताते हैं कि वास्तविक संख्या इससे कहीं ज्यादा थी। इस नृशंस हत्या की सभी भारतीयों ने बहुत ज्यादा भर्त्सना की, आलोचना की और बताते हैं कि भारत में राष्ट्रीय आंदोलन को उग्र बनाने, क्योंकि इसी के बाद असहयोग आंदोलन आरंभ हो गया था, इस घटना की एक बड़ी भूमिका रही। इसी के साथ एक और नाम को हमें समझना होगा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ओ डायर। आप सोचेंगे ये दो डायर कहाँ से आ गए, आर डायर कौन है और ओ डायर कौन है। ओ डायर की जहां तक बात है, ये वो व्यक्ति है जो कि पंजाब के उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर थे कहाँ के, पंजाब के। और इनके अंतर्गत ही जनरल आर डायर जो कि एक मिलिट्री कमांडर थे, उन्होंने इस अभियान को जो है किया था, इस जघन्य हत्याकांड को किया था। तो मेरे हिसाब से इसकी व्याख्या आपके लिए पर्याप्त है। तो हमारा इसका जो उत्तर होगा 13 अप्रैल का होगा, और चूंकि इसमें कोई भी विकल्प हमारे सामने नहीं है, इसलिए उत्तर हो जाएगा ई। चलिए चलते हैं वो अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि है प्रश्न संख्या 82। प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की बात हो रही है। विषय क्या था, पूर्ण स्वराज। बहुत ही चर्चित प्रश्न है, महत्वपूर्ण है, कई परीक्षाओं में पूछा भी गया है। आपके विकल्प हैं, इसमें दो विकल्प नहीं छप पाए हैं, आप इसे अंडरस्टूड मान के चल सकते हैं। पहला, नागपुर अधिवेशन 1920, गुवाहाटी अधिवेशन 1926 या कलकत्ता अधिवेशन 1928। क्या लगता है इसमें क्या उत्तर सही होगा, ए, बी या सी। इसमें तीनों ही विकल्प सही नहीं होंगे, तो क्या होगा,
इसका जो डी विकल्प होगा, ई विकल्प, यानी कि इनमें कोई नहीं, यह विकल्प इसका सही होगा। अब इसकी व्याख्या की अगर बात करें तो आप देखेंगे कि जो ये अधिवेशन है 1929 में, या और प्रिसाइजली कहें दिसंबर 1929 में लाहौर रावी नदी के तट पर कांग्रेस का यह अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किया था जे.एल. नेहरू, यानी कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। इस अधिवेशन की दूसरी विशेषता यह थी कि इस अधिवेशन में यह निर्धारित किया गया कि अब हमारा लक्ष्य, यानी भारतीयों का जो लक्ष्य है, यह डोमिनियन स्टेटस की बजाय, डोमिनियन स्टेटस की बजाय हमारा लक्ष्य क्या होगा, पूर्ण स्वराज का लक्ष्य होगा। ध्यान रहे, अभी हमें डोमिनियन स्टेटस भी प्राप्त नहीं हुआ। डोमिनियन स्टेटस से अभिप्राय यह है कि एक ऐसी स्थिति जिसमें ऊपरी स्तर पर तो अंग्रेज ही शासन करते रहेंगे, लेकिन जो आंतरिक मामले हैं इसमें भारतीय स्वतंत्र होंगे। तो अभी तो हमें यह स्थिति भी प्राप्त नहीं हुई थी, लेकिन भारतीयों के द्वारा लंबे समय से इसकी मांग की जा रही थी, स्वदेशी आंदोलन के समय से। लेकिन अब लक्ष्य हमारा क्या हो गया कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, इससे नीचे हम किसी भी बात पर समझौता नहीं करेंगे। तो इस क्रम में यह एक महत्वपूर्ण पड़ाव जो है हम लोग देखते हैं। इसका उत्तर आपका होगा ई। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस दिनांक को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई थी? यानी प्रश्न आया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर। प्रश्न का विषय है भारत की अस्थायी सरकार जो है कब इनके द्वारा बनाई गई थी। आपके विकल्प हैं 19 अक्टूबर 1943, 21 अक्टूबर 1943 या 23 अक्टूबर 1943। इसका उत्तर होगा 21 अक्टूबर 1943। देखिए 1943 की जहां तक स्थिति है, आप देखेंगे कि हमारे देश की आजादी के लिए वर्ष 1940 में ही सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा हमारे देश को छोड़ दिया गया था, और वो दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के विभिन्न तरीकों से प्रयास कर रहे थे। अंत में वो जापान पहुंचे थे। जुलाई 1943 में आजाद हिंद फौज की जो कमान है वो रास बिहारी बोस द्वारा नेताजी को दे दिया गया था। यानी जुलाई 1943 में आजाद हिंद फौज की कमान किसके द्वारा प्राप्त हुई थी? रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस के द्वारा नेताजी को दे दिया गया था। नेताजी यानी सुभाष चंद्र बोस, यानी अब उनके पास सैनिक शक्ति आ चुकी थी। इस क्रम में दूसरा पड़ाव यह था कि 21 अक्टूबर 1943 को नेताजी ने अपनी एक स्वतंत्र सरकार का गठन किया। इसका अभिप्राय क्या था? इसका अभिप्राय ये था कि नेताजी ऐसा मानते थे कि चूंकि विश्व युद्ध का दौर चल रहा था
इस विश्व युद्ध के दौर में जापान अभी हावी चल रहा था और ब्रिटेन कई मोर्चों पर पराजित हो चुका था। ऐसे में नेताजी को अपनी सफलता सुनिश्चित लग रही थी। तो जैसे ही इन्होंने इस तिथि को अपनी अस्थायी सरकार की घोषणा की, यह केवल घोषणा थी, अभी इसको प्राप्त करना शेष था। तो वैसे ही इसे 9 देशों का समर्थन प्राप्त हुआ। 9 देशों का समर्थन प्राप्त हुआ, जिसमें जापान पहला देश था। नेताजी ने स्वयं को प्रधानमंत्री, अस्थायी रूप से प्रधानमंत्री नियुक्त किया। तीसरा महत्वपूर्ण पहलू आप देखेंगे कि अपनी जो आजाद हिंद फौज थी, इसके साथ जब वो आगे बढ़े, तो चूंकि जापान ने भारत के कई क्षेत्रों पर अंग्रेजों से उन क्षेत्रों को अपने अधीन कर लिया था, उस पर कब्जा कर लिया था, जिसमें अंडमान और निकोबार का भी नाम आता है। तो ये जो अंडमान और निकोबार के क्षेत्र थे, अंडमान व निकोबार, इन क्षेत्रों को जापान के द्वारा नेताजी को दे दिया गया। यानी ये वो पहला क्षेत्र है जिसे नेताजी ने प्राप्त कर दिया। भारत का पहला क्षेत्र सरकार की घोषणा के बाद जो नेताजी ने प्राप्त किया, और इसका नाम क्या रखा? अंडमान का नाम रखा गया शहीद, और निकोबार का नाम रखा गया स्वराज। यहाँ से प्रश्न पूछे भी गए हैं, दोबारा भी यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि शहीद किस द्वीप का नाम नेताजी द्वारा दिया गया था। तो यह अंडमान को शहीद नाम दिया गया था और निकोबार को स्वराज्य नाम दिया गया था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये वो तिथि है जिस तिथि को घोषणा हुई थी, और उसके बाद ये वो पहला क्षेत्र है जो उनको प्राप्त हुआ था। तो इसका उत्तर स्पष्ट है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे, जो कि है प्रश्न संख्या 84, और प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? आपके विकल्प हैं ए विंस्टन चर्चिल, बी क्लेमेंट एटली, सी नेविल चैम्बरलैन। आपका उत्तर होगा क्लेमेंट एटली। बात हो रही है भारत की स्वतंत्रता के समय की। प्रश्न का विषय है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस समय कौन थे। ये एक महत्वपूर्ण पर्सनालिटी है, इसलिए इनके बारे में कई चीजों को हमें समझ लेना इम्पोर्टेंट होगा। कई तरीके से यहाँ से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे अगर ब्रिटेन में इटली के प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल है उसको देखा जाए, तो यह 1945 से 1951 तक पीएम रहे थे। इनका संबंध ब्रिटेन की लेबर पार्टी से था, ऐसा भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। लेबर पार्टी से इनका संबंध था। दूसरा, इन्होंने ब्रिटेन को लोक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए बड़े कार्य किए थे। यानी कि लोक कल्याणकारी राज्य बनाने में, दैट मीन्स वेलफेयर स्टेट बनाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। इससे क्या अभिप्राय है? इससे अभिप्राय ये है कि इन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं का सार्वजनिकरण किया कि सभी को निःशुल्क रूप में स्वास्थ्य मिल पाए। इसी प्रकार से जो औद्योगिक व्यवस्था थी, जैसे औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में हुई थी, लेकिन शुरू में पूंजीपतियों का ही उस पर अधिकार था। तो जो उद्योग थे उनका सार्वजनिकरण किया, अर्थात उसमें जो सार्वजनिक पूंजी थी, सरकार की पूंजी थी, उसका उसमें निवेश हुआ और उसका लाभ ज्यादातर लोगों को मिल पाए, इस बात को भी सुनिश्चित करने का प्रयास किया। इस तरह के इनके विभिन्न कार्य, जिसको कि इनके वेलफेयर स्टेट की अवधारणा के अंतर्गत रखा जाता है। इनको आप एक और
कारण से याद कर सकते हैं कि साइमन कमीशन जो कि 1927 में भारत में आया था, इस कमीशन में यह सदस्य भी थे। तो ये सारी भूमिकाएं हम जो है एक परिचय के रूप में देख रहे हैं क्लेमेंट एटली का। जहां तक बात भारत की स्वतंत्रता से और उसमें इनकी भूमिका से, तो हम देखेंगे कि चूंकि 1945 में यह ब्रिटेन के पीएम बने थे, उस समय विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था। ऐसे में इनका उद्देश्य ये था कि जो ब्रिटेन का नुकसान हुआ था उसको कम करना और दोबारा ब्रिटेन को स्थापित करना। इस क्रम में उन्होंने फरवरी 1947 में यह निर्णय लिया क्या कि जून एक करेक्शन यहाँ पे करना चाहेंगे। फरवरी 1946 में यह निर्णय लिया कि 30 जून 1948 तक ये भारत को आजाद कर देते हैं। जहां तक बात इस तिथि तक भारत की आजाद करने की थी, तो परिस्थितियां बीच में ऐसी बदली कि निर्णय पहले ही लेना पड़ा। और यह कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि इन्होंने एक दूसरा स्टेप ये लिया कि वेवेल की जगह पर, जो लॉर्ड वेवेल थे, इनकी जगह पर माउंटबेटन को भारत का वायसराय बना दिया। जो नए वायसराय बने ये माउंटबेटन बने। माउंटबेटन भारत आए, इन्होंने भारत की परिस्थितियों को समझा और एक योजना प्रस्तुत की जो कि 3 जून 1947 को उन्होंने एक योजना प्रस्तुत की। इस योजना में 2 पहलू शामिल थे। पहला, भारत का विभाजन और सत्ता का स्थानांतरण। ध्यान रहे कि जिस रूप में प्रश्न पूछा जाएगा इस तरह से आप उत्तर देंगे कि माउंटबेटन योजना में दोनों ही पहलू जुड़े हुए थे। यह भारत का विभाजन किस प्रकार से होगा, ज्यादा महत्वपूर्ण उसमें विभाजन का पहलू था, और सत्ता का स्थानांतरण किस तरीके से किया जाएगा इसकी भी चर्चा यहाँ पर किया गया था। इस क्रम में 19 जुलाई को यानी 1947 में यह ब्रिटिश संसद से पास हो गया। पास होने के बाद इसको हमने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की संज्ञा दिया था, और इसी के आधार पे बाद में हम देखते हैं कि 14 अगस्त को पाकिस्तान और बाद में 15 अगस्त को इंडिया की जो है स्वतंत्रता प्राप्त हो जाती है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि क्लेमेंट एटली की जो भूमिका है यह अपने व्यक्तिगत संदर्भों में एक अलग पहलू था। दूसरा, किस प्रकार से भारत को जो आजादी मिल रही है उसमें भी कई महत्वपूर्ण निर्णय इनके द्वारा लिए गए। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 85। धर्म सुधार पर अग्रदूत किसे कहा जाता है? एंगल है धर्म सुधार का, विषय है अग्रदूत किसे कहा जाएगा। विकल्प आपके हैं मार्टिन लूथर, इरास्मस, कैल्विन। देखें, यह प्रश्न जुड़ा हुआ है यूरोपीय इतिहास से।
इसको विकल्प के रूप में भी आप देख रहे हैं, कोई भारतीय विकल्प आपको दिख नहीं रहा है। ये जो टॉपिक है धर्म सुधार का, ये यूरोपीय इतिहास का विषय है। अगर हम इसको थोड़ा सा समझ लें कि धर्म सुधार का पहलू क्या था, और जो मार्टिन, क्योंकि यहाँ पे जो उत्तर होगा ये होगा मार्टिन लूथर। अब क्यों मार्टिन लूथर इसका उत्तर होगा, इसको जरा हम देख लें। धर्म सुधार की जो घटना है यह यूरोप में 15वीं 16वीं शताब्दी के आसपास यह परिस्थितियां बनी थी। क्यों बनी थी? क्योंकि उस समय वहां के समाज में जो पोप है या जो चर्च है, इसका प्रभुत्व बहुत ज्यादा था। समाज में उस समय सामंती व्यवस्था चल रही थी, दासता चारों तरफ फैली हुई थी, और आम जन कहीं न कहीं पोप की या धर्म की भूमिका से बहुत खुश नहीं थे। इसी क्रम में मार्टिन लूथर, जिनका की संबंध जर्मनी से था, इन्होंने क्या किया कि बाइबल का जो अनुवाद है, बाइबल का जो अनुवाद है, यह सामान्य लोगों के लिए करना शुरू कर दिया। यानी कि जो चर्च था, जो पोप थे, वे कहीं न कहीं बाइबल की चीजों पर अपना अधिकार समझते थे, उसकी मनमानी व्याख्या करते थे और इस आधार पर शोषण करते थे। मार्टिन लूथर ने क्या किया कि इस समय तक चूंकि प्रेस की स्थापना हो गई थी, और उन्होंने इसके अनुवाद करके विभिन्न भाषाओं में जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया कि देखिए वास्तव में जो बाइबल की मूल बातें हैं वो बहुत ही अच्छी है, सभी के हित की है, असमानता की उसमें कोई बात नहीं है, व्यक्ति की स्वतंत्रता की उसमें बात की गई है। यानी कि मार्टिन लूथर के द्वारा लोगों को जगाने का प्रयास किया जाने लगा, और इस क्रम में इन्होंने जिस अभियान को शुरू किया उसी को हम धर्म सुधार कहते हैं, या प्रोटेस्टेंट धर्म, प्रोटेस्टेंट धर्म की भी संज्ञा दी जाती है। अब प्रोटेस्टेंट में प्रोटेस्ट शब्द जुड़ा हुआ है। प्रोटेस्ट का मतलब ये होता है विरोध, यानी कि एक ऐसा धर्म जो कि परंपरागत धर्म के विरोध में उत्पन्न हुआ है। तो ये जो सभी पहलू हैं ये यहाँ से जुड़ते हैं। तो धर्म सुधार यूरोप में 15वीं या 16वीं सदी की घटना है, और इसके बाद की जो व्याख्या है ये हमने यहाँ पर समझ लिया है। तो चलिए चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, बोस्टन टी पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? बोस्टन टी पार्टी, क्या लगता है क्या इसका विकल्प सही होगा? पहला थॉमस जेफरसन, दूसरा थॉमस पेन, या सैमुअल एडम्स। इसका विकल्प जो उत्तर सही होगा वो है सैमुअल एडम्स। इस घटना के विषय में थोड़ी व्याख्या को हम लोग समझ लें। बोस्टन यूएसए में एक जगह है, यानी अमेरिका में एक तटीय क्षेत्र है, एक शहर है जो कि तट पे बसा हुआ है। यहाँ पर ब्रिटेन से जो जहाज थे वे आकर के रुकते थे, और वे सारे सामानों को फिर बाद में अमेरिका के विभिन्न क्षेत्रों में भेजा जाता था। ये घटना है 1773 की। 1773 में ब्रिटेन से एक चाय से भरा हुआ जहाज आकर के बोस्टन शहर पर आया, और अमेरिका के स्थानीय लोगों ने, जो कि अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे, उनकी खास नीति के कारण उनका विरोध कर रहे थे, उन्होंने क्या किया कि जो जहाज है उस जहाज से 342 चाय की पेटियों को फेंक दिया।
समुद्र में फेंक दिया। अब बात आती है कि इससे क्या हासिल होगा। इससे हासिल ये होना था कि ये विरोध का एक तरीका था। विरोध क्यों? विरोध किया जा रहा था जो चाय अधिनियम बना था 1773 ईस्वी का। 1773 ईस्वी में चाय अधिनियम ब्रिटेन के द्वारा बनाया गया था। इस अधिनियम के प्रावधान इस तरीके से थे कि इसका लाभ केवल ब्रिटिशर्स को मिल रहा था और जो स्थानीय लोग थे, जो उपनिवेशवासी थे, उनको इसका लाभ नहीं मिल पा रहा था। ऐसे में उन्होंने इस विरोध को दर्शाने के लिए इन चाय की पेटियों को उठा करके समुद्र में फेंक दिया। यानी कि 1773 के चाय अधिनियम का जो विरोध है, इसके नाते ये घटना जो है याद किया जाता है, जिसको हम बोस्टन टी पार्टी के रूप में बोल देते हैं। अब देखिए, घटना तो ये बड़ी छोटी सी थी, लेकिन इसका जो परिणाम हुआ वो आगे चल करके बड़ा दूरगामी हुआ। इसका जो परिणाम हुआ यह दूरगामी हुआ। किस तरीके से? यह तो घटना थी, यह घटनाक्रम था। इसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि अंग्रेजों के द्वारा इस चीज का विरोध किया गया, दमन किया गया। दमन का यह क्रम जो कि 1773 से दमन जो आरंभ हुआ, फिर जो विरोधी वर्ग था इनके द्वारा भी जो है इसका प्रतिकार किया गया। करते करते ये चीजें एक बड़ा स्वरूप ले ली और समय आ गया 1776। 1776 वह समय है जब अमेरिका में क्रांति हो गई। इसको हम अमेरिकी क्रांति के नाम से जानते हैं। अमेरिकी क्रांति का वर्ष क्या है? 1776। विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां उसमें उत्तरदायी थी। कारण के रूप में उसमें बोस्टन टी पार्टी का भी एक विशेष योगदान। तो हम देख रहे हैं कि यह अमेरिकी क्रांति जो है दुनिया में लोकतंत्र की स्थापना में पहला कदम था। अभी हालांकि ये क्रांति अपने तुरंत बड़े स्वरूप में नहीं आई थी, इसके बाद और कई प्रयास करने पड़े थे, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है। यानी कि अमेरिका में जो लोकतंत्र की शुरुआत है वो कहीं न कहीं यहाँ से हो गई। इसलिए अमेरिकी लोकतंत्र को हम दुनिया का प्राचीनतम लोकतंत्र भी कहते हैं, आधुनिक काल के हिसाब से। तो अब हमें इस बात का जो उत्तर है, इसकी जहाँ तक बात करें कि जो सैमुअल एडम्स थे, सैमुअल एडम्स ने क्या किया था कि जो यह पेटियों को समुद्र में फेंकने की घटना हुई थी, इसका नेतृत्व किया था किसने? सैमुअल एडम्स ने। इस वजह से हमारे इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह होगा सैमुअल एडम्स। चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे, जो कि है प्रश्न संख्या 87। जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ किस संधि के द्वारा? प्रश्न है जर्मनी के एकीकरण से। अब ये संधि की बात की जा रही है, किस संधि के माध्यम से इसे पूरा किया गया था। आपके विकल्प है कोलंबियर्स के समझौते से, गैस्टिन के समझौते से, या फ्रैंकफर्ट की संधि से। क्या लगता है इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा विकल्प सी, यानी कि फ्रैंकफर्ट की संधि से। कैसे? इसकी व्याख्या को समझने का प्रयास करें। समय है 1871 ईस्वी। इस समय फ्रांस और जर्मनी दो पक्ष हैं।
जर्मनी हालांकि बाद में आया था। आप इसको प्रसा के रूप में भी समझ सकते हैं, पहले ये प्रसा ही था। और यहाँ पर भूमिका किसकी थी? बिस्मार्क की। बिस्मार्क को आधुनिक जर्मनी का निर्माता भी कहा जाता है। तो इन दोनों में जो युद्ध हुआ उसके पश्चात जो संधि हुई उसको फ्रैंकफर्ट की संधि के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें जो विजेता था वो जर्मनी था। ऐसे में फ्रांस को इसमें नुकसान हुआ। जो इसका परिणाम हुआ, परिणाम ये था कि फ्रांस को नुकसान हुआ और उस नुकसान के एवज में इनको क्या करना पड़ा कि कई क्षेत्र अपने देने पड़े जर्मनी को, जिसमें मेज का क्षेत्र था, जिसमें एल्सास व लॉरेन का क्षेत्र था। ये सारे क्षेत्र आ गए जर्मनी के पास। यानी कि क्षेत्रीय नुकसान फ्रांस को हुआ। इसके साथ में आप देखेंगे कि जो फ्रांस और जर्मनी की सीमा है वह सीमा स्पष्ट है। यानी कि सीमा का निर्माण जो है, जो सीमांकन है फ्रांस और जर्मनी के बीच में, यह स्पष्ट हो गया। फिर जर्मनी इस संधि के बाद एक मजबूत शक्ति के रूप में उभरा। यानी कि जर्मनी जो है सशक्त हुआ, जर्मनी सशक्त हुआ। तो ये हम कुछ इसमें पहलू देख रहे हैं कि फ्रैंकफर्ट संधि का संबंध किससे है? फ्रांस जर्मनी युद्ध से है, जिसमें जर्मनी भागी रहा था। उसके बाद यह संधि हुई थी। संधि के बाद कई सारे जो क्षेत्र हैं यह जर्मनी के पास आ गए थे और फ्रांस के पास से चले गए थे। दूसरा ये हुआ था कि जो सीमाएं हैं ये स्पष्ट हो गई थी। तीसरा ये हुआ था कि जर्मनी इसके बाद एक महत्वपूर्ण ताकत के रूप में उभरा था। चलिए हम लोग देखते हैं अपने अगले प्रश्न को, जो कि है प्रश्न संख्या 88। और इसमें कहा जा रहा है कि पेरिस के शांति सम्मेलन, पेरिस के शांति सम्मेलन जो कि 1919 में हुआ था, फ्रांस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? एक फैक्चुअल प्रश्न, तथ्यात्मक प्रश्न है, जिसमें कि आपके विकल्प हैं विल्सन, लॉयड जॉर्ज या क्लेमेंसियो। इसका उत्तर होगा क्लेमेंसियो। क्लेमेंसियो के द्वारा जो है पेरिस के शांति सम्मेलन 1919 में फ्रांस का प्रतिनिधित्व किया गया था। देखिए, जहां तक प्रश्न व्याख्या का है, यह एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सम्मेलन था जो कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है इसका सम्मेलन, यह सम्मेलन हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पेरिस में हुआ था। उसी के नाम पर यह संधि भी है। अब इसमें दो पक्ष थे, क्योंकि विश्व युद्ध में एक पक्ष जीता था तो एक पक्ष हारा था। मित्र राष्ट्र जो है यह जीते थे और जो धुरी राष्ट्र हैं वह पराजित हुए थे। अब इसमें मित्र राष्ट्रों की हम बात करें तो इसमें कौन कौन था? यूएसए था, यूके था, फिर फ्रांस था, फिर इटली था। इस तरीके से अगर हम धुरी राष्ट्रों की बात करें तो इसमें जर्मनी था, इसमें तुर्की था, इत्यादि। चूंकि मित्र राष्ट्रों को विजय हुई थी, ऐसे में मित्र राष्ट्रों ने क्या किया? इस सम्मेलन के माध्यम से अपनी मनमानी शर्तों को धुरी राष्ट्रों के ऊपर थोप दिया और उन्हें मजबूर किया कि आपको इसे मानना पड़ेगा।
मोटे तौर पे हम देखते हैं कि इस सम्मेलन में कुल 5 समझौते किए गए थे। अगर ऐसा कभी प्रश्न आए कि पेरिस समझौते में कितने सम्मेलन में कितने समझौते शामिल थे, तो 5 समझौते थे, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो ट्रीटी ऑफ वर्साई थी। वर्साई का जो समझौता है यह था ट्रीटी ऑफ वर्साई, जिसमें कि जर्मनी के ऊपर क्षतिपूर्ति की एक बड़ी राशि लाद दी गई थी। साथ में उसके बहुत सारे क्षेत्रों को छीन लिया गया था। अब इसका परिणाम क्या हुआ? अगर इसके हम परिणाम की बात करें तो आप देखेंगे यूरोप का जो शक्ति संतुलन है यह बदल गया। फिर सीमाओं में व्यापक स्तर पर परिवर्तन आए। क्यों? मित्र राष्ट्रों ने जो हारे हुए देश थे इनसे बहुत सारे क्षेत्रों को अपने पास ले लिया। ऐसे में जो सीमाएं हैं ये चाहे अफ्रीकी उपनिवेश रहे हों, एशिया के उपनिवेश रहे हों, वहाँ सीमाओं में बड़े स्तर पर जो है परिवर्तन किए गए। तीसरा, चूंकि यह एक शोषणकारी संधियां थी उसमें, इसलिए असंतोष बढ़ा और द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो आधार है ये यहीं पर निर्मित कर दिया। यानी कि जो पेरिस शांति सम्मेलन था, इस शांति सम्मेलन ने कहीं न कहीं द्वितीय विश्व युद्ध के लिए भी पृष्ठभूमि पहले से तैयार कर दिया था। तो ऐसे में जो इस व्याख्या का पहलू था ये हम लोगों ने समझ लिया है, लेकिन जो प्रश्न था कि फ्रांस का प्रतिनिधित्व किसने किया था, ये जॉर्ज क्लेमेंसी थे जिन्होंने फ्रांस का प्रतिनिधित्व इसमें किया था। चलिए तो हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे, जो कि है प्रश्न संख्या 89। प्रश्न है, किस देश ने पर्ल हार्बर स्थित संयुक्त राज्य अमेरिका के नौसैनिक बेड़े पर दिसंबर 1941 में आक्रमण किया था? पर्ल हार्बर एक बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है और यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका का नौसैनिक बेड़ा है, जहाँ पर दिसंबर 1941 में आक्रमण हुआ था। कई तथ्य तो हमें प्रश्न खुद ही बता दे रहा है, इसलिए हमें प्रश्नों को ठीक से पढ़ने की आदत भी डालनी चाहिए, क्योंकि हर प्रश्न अगली बार एक नए प्रश्न के रूप में सामने आ सकता है। अगर आप इसमें गौर से देखें कि पर्ल हार्बर में किसका नौसैनिक बेड़ा था? संयुक्त राज्य अमेरिका का था। कब यहाँ पर आक्रमण हुआ था? दिसंबर 1941 में आक्रमण हुआ था। इस प्रश्न में 2 प्रश्न ऐसे ही छुपे हुए। तो जहां तक इस प्रश्न के उत्तर का बात है तो ये बड़ा ही बहुचर्चित प्रश्न रहा है, कई जगहों पर पूछा भी गया है। इससे हमें लग रहा है बहुत सारे लोगों ने इसका उत्तर दे दिया होगा। इसका उत्तर है जापान। व्याख्या के संदर्भ में आप 2-3 बातों को यहाँ समझ सकते हैं। जैसे प्रशांत महासागर में पर्ल हार्बर की स्थिति है, जो कि हवाई द्वीप के नजदीक। प्रशांत महासागर में अगर कभी ऐसा प्रश्न पूछे कि इसकी स्थिति कहाँ पे है, अटलांटिक में है, प्रशांत में है, आर्कटिक में है, तो आपका उत्तर होगा प्रशांत महासागर में, हवाई द्वीप के नजदीक है। स्थिति ये थी कि जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था 1939 में, और शुरू से ही जर्मनी अपनी बढ़त बना के चल रहा था। बाद में जापान ने जर्मनी को ज्वाइन कर लिया था। जापान की लाल सेना बहुत ही आक्रामक तरीके से पूरे विश्व में अपने अभियान कर रही थी, आक्रमण कर रही थी। जापान को ऐसा लगा कि अगर वो अमेरिका को भयभीत कर देता है तो जीत उसकी सुनिश्चित हो जाएगी, और इसी क्रम में उसने बिना किसी पूर्व सूचना के, बिना युद्ध की घोषणा के, देखिए बिना पूर्व सूचना के दिसंबर 1941 में पर्ल हार्बर पर आक्रमण कर दिया। कहते हैं अमेरिका अभी इसके लिए तैयार नहीं था,
और इस द्वीप पर, जो कि अमेरिका का बड़ा सैनिक अड्डा था, अमेरिका के जन धन की बहुत ज्यादा हानि हुई। उसके बहुत सारे जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स थे वे सभी बर्बाद हो गए। तो अमेरिका के लिए एक बड़ी क्षति के रूप में ये सामने आया। ऐसे में हम देखते हैं कि जो अमेरिका अभी तक अप्रत्यक्ष रूप में इस युद्ध में था, अगले ही दिन 8 दिसंबर को उसने यह डिक्लेयर कर दिया कि वह इस युद्ध में प्रत्यक्ष रूप में शामिल होने जा रहा था। यानी कि यूएसए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल हो गया। और हमें बहुत अच्छे से पता है कि इसका परिणाम क्या हुआ। परिणाम यह हुआ कि अमेरिका के शामिल होने से जो मित्र राष्ट्र कुछ कमजोर महसूस कर रहे थे, वे ज्यादा सक्रिय हो गए, ज्यादा मजबूत हो गए। और अंततः 1945 में जो हिरोशिमा और नागासाकी पर अटैक हुआ था, हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम का जो अटैक हुआ था, जिसमें जापान को बहुत ज्यादा क्षति हुई, आज तक उसके प्रभाव वह झेलना पड़ा। तो इस प्रकार से इसका स्वाभाविक उत्तर होगा ए, यानी कि जापान। चलिए अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न, जो कि है प्रश्न संख्या 90। प्रश्न ये कहता है कि एक्ट 1918 यानी इंग्लैंड में 1918 के जन प्रतिनिधित्व अधिनियम द्वारा कुछ संपत्ति की योग्यताओं के होने पर कितनी आयु की स्त्रियों को मताधिकार प्रदान किया गया। यानी कि प्रश्न का जो विषय है यह इंग्लैंड के जन प्रतिनिधित्व अधिनियम से जुड़ा हुआ है, जो कि 1918 का है। और उसमें इसमें विषय लिया है कि स्त्रियों को मताधिकार देने का, किस आयु से ऊपर की स्त्रियों को मताधिकार दिया गया। जहां तक इसके उत्तर का प्रश्न है, तो इसका जो उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं, अर्थात ई इसका उत्तर होगा। क्यों ई इसका उत्तर होगा, इसको हम लोग व्याख्या के माध्यम से समझते हैं। जहां तक प्रश्न इस अधिनियम का है, तो अब देखिए 2 लाइन में थोड़ी सी पृष्ठभूमि को जानना है। ब्रिटेन में 1688 में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हुआ था। ग्लोरियस रिवॉल्यूशन यानी स्वर्णिम क्रांति। ये वो क्रांति थी जिसके माध्यम से यूके में यानी कि ब्रिटेन में जो संसदीय प्रणाली है ये स्थापित हुआ था। यानी इससे पहले राजतंत्री व्यवस्था थी, अब संसद का जो प्रभुत्व है, जो उसकी ताकत है, वो बढ़ गई थी। आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के रूप में जरूर ध्यान में रखिएगा। इस घटना के बाद धीरे धीरे संसद की पावर बढ़ती रही, कुछ अधिकार धीरे धीरे लोगों को भी दिए जाते रहे, लोकतंत्र की बातें हुई। इस बीच में हम 1776 में अमेरिका में क्रांति देखते हैं लोकतंत्र के रूप में। फिर 1789 में 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई। वहां भी हम देखते हैं कि जो लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं हैं वे आगे बढ़ी। लेकिन आप देखेंगे कि जो मताधिकार की व्यवस्था थी वह अभी भी सीमित थी। दुनिया को लोकतंत्र का संदेश देने वाला, बड़ी बड़ी बातें करने वाला जो देश है इंग्लैंड, इसके यहाँ भी आम लोगों को मताधिकार को लेकर के कुछ लिमिटेशंस थी। लिमिटेशंस क्या थी? सबसे पहली बात तो ये थी कि एक निश्चित आय से ऊपर के लोग ही मत दे सकते थे, पहली बात। अब जहां तक बात इसके लैंगिक विभाजन का है, यानी कि निश्चित आय में कौन लोग आएंगे? पुरुष भी आएंगे, महिलाएं भी आएंगी। तो जहां तक प्रश्न पुरुष और महिलाओं का है, तो अगर हम पुरुष की बात करें तो 21 वर्ष, लेकिन अगर महिलाओं की बात करें तो 30 वर्ष। यह वह आयु थी जिससे ऊपर का व्यक्ति ही मताधिकार का प्रयोग कर सकता था, तब जबकि उसके पास एक निश्चित आय होनी ही होनी चाहिए। तो ऐसे में
अब देखिए क्या 30 वर्ष का विकल्प हमारे उत्तर में कहीं भी दिया हुआ? नहीं, ना तो यहाँ है, ना यहाँ है, ना यहाँ है। इसलिए हमारा विकल्प हो जाएगा ई। तो इतना यहाँ पर इसमें पर्याप्त होगा। अब देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न को, जो कि है प्रश्न संख्या 91। प्रश्न है, रोम में कुलीन वर्ग जाना जाता है। रोम से जुड़ा हुआ प्रश्न है। रोम में जो कुलीन वर्ग है उसका नाम पूछ रहा है। प्रश्न तो बड़ा सिंपल सा है, तथ्यात्मक है, लेकिन इसमें एक बात ये होती है कि अवधारणात्मक प्रश्नों में आप थोड़े अपने दिमाग को, कॉन्सेप्ट को चला सकते हैं, उत्तर को खंगाल सकते हैं। लेकिन यहाँ अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। तथ्यात्मक रूप में जो इसका उत्तर होगा वो होगा ए, यानी कि पैट्रिसियन। जहां तक बात इसकी व्याख्या की है, थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करें। रोम पूरी दुनिया में गणतंत्र के प्राचीनतम उदाहरणों में गिना जाता है। हालांकि उससे भी प्राचीन हमारे यहाँ भारत में था, जिसकी एक संक्षेप में हल्के से हम आपकी चर्चा करेंगे। अगर रोम के संदर्भ में बात करें तो ये बात है करीब करीब 509 बीसी के आसपास की, जहाँ पे क्या हुआ था कि रोम में छोटे छोटे जो राज्य हुआ करते थे, इन सभी लोगों ने आपस में मिल करके एक गणतंत्र का निर्माण किया। यानी राज्यों ने गणतंत्र का निर्माण किया। अब जब ये गणतंत्र बन गया तो इनकी एक सीनेट बनी, यानी जैसे हमारे यहाँ आज क्या है, पार्लियामेंट है, और पार्लियामेंट के जो प्रतिनिधि हैं वो देश के विभिन्न क्षेत्रों से चुन करके आते हैं। तो वैसे ही इन सभी राज्यों ने जो अपना एक गणतंत्र बनाया, इस गणतंत्र में अपने एक सीनेट का निर्माण किया, जिसमें कि 300 सदस्य नियुक्त किए गए। और ये कौन लोग थे? ये वही पैट्रिशियन लोग थे, जिनको कि वहाँ के समाज का कुलीन वर्ग के रूप में जो है, जातीय वर्ग के रूप में जाना जाता था। और इनकी विशेषता ये थी कि ये पूरे उम्र सदस्य बने रहते थे, यानी कि इसमें कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं थी कि 5 वर्षों में आपको हटा दिया जाएगा। नहीं, एक व्यक्ति जब चुना जाता था तो या तो वो स्वेच्छा से छोड़ेगा या पूरी उम्र तक वो उसका सदस्य बना रहता था। तो इसकी जो सदस्यता है यह पूरी उम्र तक चलती थी। तो ये पैट्रिशियन जो वर्ग था वो इससे जुड़ा हुआ है। जहां तक इसके भारतीय पहलू की बात है, इसमें एक लाइन में आप समझ लें कि 6ठी सदी ईसा पूर्व बीसी में क्या हुआ था। एक पुस्तक है अंगुतर निकाय। अंगुतर निकाय मोटे तौर पे हम कहें कि कुछ बौद्ध और जैन ग्रंथों में इसके विषय में हमको जानकारी मिलती है। और वो क्या करते हैं, ये 16 गणराज्य, सॉरी 16 महाजनपद और 10 गणराज्यों की चर्चा करते हैं, जिनमें कुछ महत्वपूर्ण की बात करें, वज्र थे, मल थे, शाक थे इत्यादि। हालांकि हमारे यहाँ ये गणराज्य व्यवस्था आगे उस क्रम में नहीं बढ़ पाई, क्योंकि राजतंत्रीय प्रणाली ज्यादा मजबूत हो गई। लेकिन रोम में चूंकि इस गणतांत्रिक प्रणाली ने लंबे समय तक अपना प्रभाव बनाए रखा, इस वजह से पूरी दुनिया में एक एग्जाम्पल के रूप में इसको जाना जाता है। चलिए तो हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 92। प्रश्न है, यूरोप के किस देश में पुनर्जागरण के बाद नागरिक समाज प्रारंभ हुआ? यानी सिविल सोसाइटी की बात कर रहे हैं। क्षेत्र है यूरोप, घटना है पुनर्जागरण, और ये पूछा जा रहा है कि किस देश में जो सिविल सोसाइटी है इसका निर्माण हुआ था। आपके विकल्प हैं ब्रिटेन, फ्रांस और इटली। इसका स्वाभाविक उत्तर है इटली। क्यों इसका उत्तर इटली होगा, इसको संक्षेप में
जान लें, ये उत्तर निकलेगा पुनर्जागरण से। आज के आधुनिक समाज की जो नींव है वो है पुनर्जागरण की घटना। ये जो घटना है पुनर्जागरण की, यह 14वीं और 15वीं सदी के बीच में हुई थी। घटना थी क्या, ये इस शब्द से ही पता चलता है। पुनर्जागरण यानी कि दोबारा जागरण, यानी कोई सोया हुआ था तो फिर जागृत हो गया। कहा यह जाता है कि यूरोप का जो समाज था, यहाँ पर आप 3 दौर देख सकते हैं। एक दौर था जब यहाँ यूनानी समाज था और रोमन समाज था। दूसरा एक दौर आया जब यहाँ पर सामंतीय समाज था। यह काल 5वीं सदी आते आते खत्म हो गया। 5वीं सदी तक था और 5वीं से लेकर के 15वीं सदी तक जो फ्यूडल सोसाइटी है यानी सामंतीय समाज है, यह यूरोपीय समाज की एक बड़ी विशेषता रही थी। ये जो दौर था, ये यूरोपीय समाज के लिए एक स्वर्णिम दौर था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ज्ञान विज्ञान में, तकनीक में, जीवन शैली में बड़ी खोजें हुई, लोगों को उसका लाभ हुआ और कुछ ऐसी चीजें स्थापित हुई जो पूरी दुनिया के लिए एक सीख बनी। ऐसे में इसे हम यूरोपीय समाज का एक स्वर्णिम दौर के रूप में देखते हैं। लेकिन इसके बाद एक ऐसा दौर प्रारंभ हुआ जिसे हम काला अध्याय के रूप में देखते हैं, यानी ब्लैक फेज के रूप में याद करते हैं। और करीब करीब 1000 वर्षों तक यूरोप में ये चीजें चलती थी। अब जो एक जगा हुआ समाज था, बीच में सो गया था, अब दोबारा वो जग रहा है। कब? यही 14वीं 15वीं शताब्दी में। इसीलिए इसे पुनर्जागरण कहा गया। और यह घटना पुनर्जागरण की हुई कहाँ से, शुरू कहाँ से हुई? कहा यह जाता है कि जो ये जगह इटली है, यहाँ की जो लाइब्रेरी हुआ करते थे, इन लाइब्रेरियों में प्राचीन समय की बहुत सारी जो पुस्तकें हैं ज्ञान विज्ञान की, वो वहाँ पड़ी हुई थी। लेकिन बीच में जो राजा हुए, पोप हुए या चर्च का जो शासन था, उसने क्या किया, लोगों को इन चीजों से दूर रखा। क्योंकि 14वीं 15वीं शताब्दी में प्रेस की शुरुआत हो गई और इसके माध्यम से लोगों तक छप करके ये किताबें आसानी से पहुंचने लगी। तब लोगों को पता चला कि हमारा समाज तो कुछ अलग तरह का था, हमारे अधिकारों को छीना गया है। वास्तव में हम एक बेहतर समाज के रूप में थे और हम फिर बेहतर हो सकते हैं। तो चूंकि ये घटना इटली से शुरू हुई थी, इस वजह से हम इस पुनर्जागरण को इटली से जोड़ करके देखते हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे, जो कि है प्रश्न संख्या 93। प्रश्न क्या रहा है? किस युद्ध के बाद सीनो-मोस्की की संधि हुई थी? इस सीनो-मोस्की की संधि कोई एक युद्ध है जिसके बाद यह संधि हुई थी और आपसे उसी के विषय में प्रश्न किया जा रहा है। क्या लगता है इसका उत्तर क्या होगा? चीन जापान युद्ध से जुड़ा है, या रूस जापान युद्ध से जुड़ा है, या रूस चीन युद्ध से जुड़ा है? इसका उत्तर होगा विकल्प ए, यानी चीन जापान युद्ध से जुड़ा हुआ है। थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि को समझ लें। यहाँ स्थिति है, ये जो संधि है, ये चीन जापान युद्ध से जुड़ा पहलू है। अब प्रश्न ये कि युद्ध हुआ क्यों? युद्ध हुआ था कोरिया के प्रश्न पर। कोरिया के प्रश्न पर, कोरिया में जब स्थितियां कुछ
गड़बड़ हुई, विद्रोह की स्थितियां उत्पन्न हुई, तो वहां के स्थानीय शासक ने चीन से अपना सहयोग मांगा और स्वाभाविक है चीन ने इसमें सहयोग किया। लेकिन ऐसे में जापान का ये कहना था कि 1885 में तिंत सिंह की जो संधि थी, इसका उल्लंघन जो है यह चीन के द्वारा कर दिया गया है। इस संधि में कुछ ऐसे प्रावधान थे कि कोरिया के प्रश्न पे न तो जापान आगे बढ़ेगा न चीन आगे बढ़ेगा। लेकिन जब वहां परिस्थितियां गड़बड़ हुई और उनके आग्रह पर चीन वहां चला गया, ऐसे में जापान ने आरोप लगाया कि आपने पुरानी संधि का उल्लंघन किया है। इस प्रश्न को लेकर के जापान ने चीन के ऊपर आक्रमण कर दिया और जीत भी गया। ऐसे में प्रभावी जापान था और उसने जो है इस संधि को थोप दिया चीन के ऊपर। तो यहाँ बहुत डिटेल जाने की आवश्यकता नहीं है, बस सामान्य रूप में आप इतना ध्यान रखें कि इस संधि का जो संबंध है वो है चीन जापान युद्ध से। और प्रश्न क्या था? प्रश्न था कोरिया का। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे, जो कि है प्रश्न संख्या 94। और प्रश्न है, यह श्वेत मनुष्य का कर्तव्य था कि अशिक्षित देशों को शिक्षित बनाए, यह किसने कहा? यानी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। श्वेत मनुष्य का कर्तव्य था कि अशिक्षित देशों को शिक्षित बनाए। आपके विकल्प हैं डेविड लिविंगस्टोन, जेम्स मिल या रडयार्ड किपलिंग। आपका उत्तर होगा रडयार्ड किपलिंग। एक बड़े महत्वपूर्ण पर्सनालिटी रहे हैं ये रडयार्ड किपलिंग। आइए थोड़ा सा इनके बारे में चर्चा हो जाए। आपको जान के अच्छा लगेगा कि रडयार्ड किपलिंग का जन्म बॉम्बे में हुआ था। इनका जो जन्म है वो बॉम्बे में हुआ था, यानी हमारे बम्बई में हुआ था, मुंबई में हुआ था। करीब करीब 1865 से लेकर के 1936 तक का इनका जीवन यात्रा रही थी। एक बड़े विचारक थे, दार्शनिक थे। बहुत सारे लोगों ने साहित्य लिखे हैं, कविताएं लिखी हैं और इन्हें ऐसा माना जाता है कि जो औपनिवेशिक मानसिकता है उसको ये चाहते थे कि पूरी दुनिया में अंग्रेजों की जो औपनिवेशिक नीति है, यानी कि उपनिवेश बनाने की नीति, देशों को गुलाम बनाने की नीति, उसके ये पैगंबर माने जाते थे। यानी कि औपनिवेशिक अभी ऐसा प्रश्न आ जाए कि निम्न में से कौन सा साहित्यकार औपनिवेशिक नीति का पैगंबर माना जाता है, तो आपका उत्तर होगा रडयार्ड किपलिंग। रडयार्ड किपलिंग की कुछ पुस्तकों की अगर बात करें, जैसे जंगल बुक, इनकी बड़ी ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसी तरह से इनकी एक कविता है व्हाइट मैन बर्डन्स ड्यूटी, जो हिंदी में यहाँ पर लिखा है श्वेत मनुष्य का कर्तव्य है कि अशिक्षित देशों को शिक्षित बनाए, कुछ वैसा ही है व्हाइट मैन्स बर्डन्स ड्यूटी। ये इनकी ये कविता है और ये जंगल बुक इनकी पुस्तक है। 1907 में इनके इन्हीं क्रियाकलापों के लिए अंग्रेजी का नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया था और अंग्रेजी का नोबेल प्राप्त करने वाले ये दुनिया के पहले व्यक्ति हैं, न केवल पहले बल्कि सबसे कम आयु में अंग्रेजी का नोबेल प्राप्त करने वाले व्यक्ति के रूप में भी ये जाने जाते हैं। केवल 41 वर्ष की आयु में भी इन्होंने नोबेल पुरस्कार को प्राप्त कर लिया था। तो इतना जानना आपके लिए यहाँ पर पर्याप्त है। साथ में आप जेम्स मिल को भी जान सकते हैं।
जेम्स मिल भी एक बड़ी पर्सनालिटी थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ये बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है। इस पुस्तक में इन्होंने इतिहास की सांप्रदायिक व्याख्या, ऐसा प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा इतिहासकार है जो कि इतिहास की सांप्रदायिक व्याख्या प्रस्तुत करता है, तो उसमें जेम्स मिल का नाम आता है। और कैसे इन्होंने भारतीय इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया था। कैसे कैसे? ये कहते थे कि भारत में जो प्राचीन काल है वो हिंदू इतिहास है, जो मध्य काल है यह मुस्लिम इतिहास है, और जो आधुनिक काल है यह ईसाई इतिहास है। अब ये बहुत ही इलॉजिकल डिवीजन था, क्योंकि जब हिंदू काल था तो उसमें सारे हिंदू नहीं थे। जब मुस्लिम काल था तो मुस्लिम काल में केवल मुस्लिम ही शासन नहीं कर रहे थे, या जब ईसाई काल था, ऐसा नहीं कि सारे ईसाइयों का ही शासन था, उसमें हिंदू नहीं थे। तो ये एक औपनिवेशिक मानसिकता से जुड़ा हुआ व्याख्या था। बट हमारे लिए एक प्रश्न के रूप में आप जेम्स मिल को याद रख सकते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे, जो कि है प्रश्न संख्या 95। और प्रश्न है, किस भारतीय नेता का गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में बहुत ही बड़ा हाथ था? गुटनिरपेक्ष आंदोलन, बहुत ऑब्वियस इसका आंसर है, बहुचर्चित है। विकल्प क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू। और इसके विषय में हम लोग थोड़ी सी जो व्याख्या की चर्चा है इसको कर लें। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो उद्भव है यह किन परिस्थितियों में हुआ? यह हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। क्यों? क्या हुआ? दुनिया 2 भागों में बट गई। कैसे? एक, यूएसए के नेतृत्व में पूंजीवादी देश थे। दूसरा, जो यूएसएसआर था, इसके नेतृत्व में समाजवादी देश थे। अब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद चूंकि जो औपनिवेशिक ताकतें थी वे कमजोर हुई थी, और पूरी दुनिया में नए नए देशों का उद्भव हो रहा था, जिसमें भारत और चीन जैसे देश थे। ऐसे में भारत ने यह निर्णय लिया कि वह इन दोनों के द्वंद्व में, इन दोनों के गुट में, जिसको कि हम शीत युद्ध की भी संज्ञा दे देते हैं, शीत युद्ध, क्योंकि अभी हम पहले ही एक लंबी गुलामी के बाद तो आजाद हुए हैं, और दोबारा फिर हम किसी तरीके के संघर्ष में नहीं पड़ना चाहते हैं। ऐसे में हम इस शीत युद्ध से बाहर हैं, हम किसी गुट में नहीं हैं, तो हम कहाँ हैं? हम गुट निरपेक्ष, नॉन अलाइनमेंट के फेवर में काम करेंगे। यानी कि हम सभी के साथ सहयोग बनाए रखेंगे। हमें सभी की जरूरत है, हमें अपना पुनर्निर्माण करना है, प्रगति करनी है, हमें इनका भी सहयोग चाहिए, हमें इनका भी सहयोग चाहिए। इस अवधारणा को वैश्विक स्तर पर ले जाने वाले हमारे जो नेता है वह है जवाहरलाल नेहरू। और इस संदर्भ में आप देखेंगे कि 1961 ईस्वी में बेलग्रेड में इसका जो पहला सम्मेलन है यह किया गया था। जो इसका प्रथम सम्मेलन था 1961 बेलग्रेड में किया गया था। तो इतना यहाँ पर जानना पर्याप्त होगा
चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे, जो कि है 96 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि उपनिवेशवाद का अंत किसके प्रयासों से संभव होगा? क्या लगता है इसका उत्तर क्या होगा? इसमें जो तीन विकल्प दिए गए हैं, इसमें कुछ संस्थाओं की चर्चा की गई है। लीग ऑफ नेशंस है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, या सीटो है। इसका उत्तर होगा संयुक्त राष्ट्र संघ। प्रश्न है उपनिवेशवाद का अंत किसके प्रयत्नों से संभव हुआ है, ये वो जानना चाह रहा है। उपनिवेशवाद के अंत का सीधा सा मतलब है कि हम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की जो परिस्थितियां हैं उसकी बात कर रहे हैं। सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्ति, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति के बाद ही उपनिवेशवाद का अंत हुआ था। और इसी के ठीक बाद हमने क्या किया था, 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का गठन हमने किया। उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था विश्व में शांति और स्थिरता को लाना। ऐसे में इस प्रश्न का उत्तर तो ये हो ही गया। अगर यहाँ पे इससे जुड़े हुए यूएनओ से जुड़े हुए कुछ और एक महत्वपूर्ण पहलुओं की बात करें तो जैसे एक प्रश्न आता है कि यूएनओ के जो भाग हैं वे कौन कौन से भाग हैं यूएनओ के। देखते हैं इसके 6 भाग, जैसे महासभा, जिसको कि हम लोग जनरल असेंबली बोलते हैं। इसी तरीके से सुरक्षा परिषद, इसी तरीके से आर्थिक और सामाजिक परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद, इसी प्रकार से न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये सभी इसके जो है भाग। यूएनओ का गठन हम लोगों ने देख ही लिया है। अगर प्रश्न ऐसा आता है कि यूएनओ की जो पहली मीटिंग यह कब हुई, तो आपका उत्तर होगा फरवरी 1946 में लंदन में इसकी जो है पहली मीटिंग की गई। तो इतना इसमें पर्याप्त होगा जानना। और इसका हमारा जो उत्तर है वह बी विकल्प हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि है प्रश्न संख्या 97। प्रश्न पूछ रहा है कि पूर्व ऐतिहासिक प्रश्न में पूछा जा रहा है कि पूर्व ऐतिहासिक काल का जो प्रारंभिक भाग है वह किस रूप में जाना जाता है। यानी कि 3 विकल्प हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल या नव पाषाण काल। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें 2-3 अच्छे तथ्यों को हम लोग समझ सकते हैं। कैसे इसकी बात करते हैं, ये पूर्व ऐतिहासिक काल की बात कर रहा है। तो सबसे पहले ये समझना है कि जो हमारा ऐतिहासिक काल है इसको हम कितने प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं? 3 प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। एक है प्राग इतिहास, एक है आद्य इतिहास और एक है ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल की बात करें तो इसमें हमारा आता है पाषाण काल, फिर
सैंधव सभ्यता, सॉरी, इससे पहले मैं एक और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दूं ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए कि हम प्राग इतिहास बोलेंगे किसको और आद्य इतिहास किसको बोलेंगे। प्राग इतिहास वह काल होता है, या अगर कहें कि इतिहास कैसे बनता है, तो हम कहते हैं कि इतिहास दो तरीकों से बनता है। एक, हमारे पास साहित्यिक साक्ष्य होने चाहिए और प्लस हमारे पास पुरातात्विक साक्ष्य होने चाहिए। अगर हमको किसी कालखंड के पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त है लेकिन साहित्यिक साक्ष्य प्राप्त नहीं है, तो हम कहेंगे यह काल प्रागैतिहास हो जाएगा। इसी प्रकार से हम कहते हैं कि अगर किसी काल का हमको पुरातात्विक साक्ष्य तो प्राप्त है और साहित्यिक साक्ष्य भी प्राप्त है लेकिन वह पढ़ा नहीं जा सका है, तो हम उसे आद्य इतिहास के अंतर्गत रखते हैं। ऐतिहासिक काल क्या है? ऐतिहासिक काल वह है कि जिसके पुरातात्विक साक्ष्य भी है, ऐतिहासिक साक्ष्य भी है और पढ़े भी गए, तब हम उसको ऐतिहासिक काल के रूप में रखते हैं। अब इसकी अगर उदाहरणों की हम लोग बात करें तो हम पाषाण काल को प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत मानते हैं। इसी प्रकार से आद्य इतिहास के अंतर्गत हम सैंधव सभ्यता को लेते हैं। क्यों? हमारे पास पुरातात्विक साक्ष्य है, साहित्यिक भी है, लेकिन हम उनकी स्क्रिप्ट नहीं पढ़ पाए, इसलिए हम इसे सैंधव काल को आद्य इतिहास के अंतर्गत मानते हैं। इसी प्रकार से जो वैदिक काल है, इसे भी तकनीकी रूप से आद्य इतिहास का हिस्सा माना जाता है। क्यों? क्योंकि वैदिक काल का जो साहित्य है, यह जब के साहित्य है तब इसका लेखन नहीं हुआ था। काल है 1500 से 600 बीसी, लेकिन जो लेखन हुआ था ये 600 बीसी के बाद में हुआ था। वेद व्यास, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने इसका लेखन किया था, इसलिए तकनीकी रूप से हम इसे भी आद्य इतिहास में मानते हैं। और 6ठी शताब्दी के बाद का जो भी काल है, इसे हम ऐतिहासिक रूप में रखते हैं। क्यों? पुरातात्विक साक्ष्य भी है, साहित्यिक साक्ष्य भी है और इसको पढ़ा भी गया है। जिस काल के हैं उसी काल के ये साक्ष्य भी। प्रश्न का जो जुड़ाव था यह था पाषाण काल से, और पूछ रहा था कि पूर्व ऐतिहासिक काल का प्रारंभिक भाग किस रूप में जाना जाता है। पाषाण काल को 3 भागों में डिवाइड किया गया था। पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। पूरा पाषाण को भी फर्दर हम लोग 3 भाग में बांटते हैं, उच्च, मध्य और निम्न। हमारे प्रश्न का उत्तर यहीं से हमको मिल जाएगा, क्योंकि पूछ रहा था कि पूर्व ऐतिहासिक काल, पूर्व ऐतिहासिक काल मतलब कि ये पहले का काल, इसमें प्रारंभिक भाग को किस रूप में जानते हैं, तो वो पूरा पाषाण काल के रूप में जाना जाएगा, इसलिए उत्तर इसका हो जाएगा ए। चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे, जो कि है प्रश्न संख्या 98। प्रश्न पूछा जा रहा है कि हड़प्पा लोगों के द्वारा किस पेड़ की पूजा काफी की जाती थी। यानी जो हड़प्पा वासी थे ये किस पेड़ की पूजा किया करते थे। आपके विकल्प है नीम, पीपल या रुहेड़ा। इसका उत्तर होगा पीपल। जहां तक प्रश्न हड़प्पा लोगों की पूजा प्रणाली से जुड़ा हुआ है, पेड़ की बात तो क्लियर हो गई, पीपल था। हड़प्पा लोगों की अगर पूजा प्रणाली की हम बात करें तो आप देखेंगे कि हड़प्पा वासी विभिन्न प्रकार की जो प्राकृतिक शक्तियां हैं उनका पूजा किया करते थे, जिनमें मातृ देवी, मातृ देवी,
आदि योगी, या जिनको हम पशुपति के रूप में भी जानते हैं, या सर्प, पीपल, वृषभ इत्यादि की जो पूजाएं हैं ये लोग किया करते थे। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है हड़प्पा वासियों की पूजा को लेकर के कि इनके समय में किसी प्रकार का मंदिर प्राप्त नहीं हुआ। अभी तक जितने भी पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं इनमें मंदिर का साक्ष्य मिला नहीं, यानी कि इनका धर्म का स्वरूप कहीं ना कहीं व्यक्तिगत था, घर के अंदर का था। सार्वजनिक रूप में केवल एक स्नानागार की चर्चा हम देखते हैं कि जहाँ सामूहिक रूप में सूर्य पूजा वहां पर की जाती थी। इससे अलग इनका धर्म का स्वरूप व्यक्तिगत देवता है, घर के अंदर का है। जहां तक प्रश्न पीपल से था, तो पीपल की पूजा के जो साक्ष्य हैं ये मोहनजोदड़ो से मिले हैं। यहाँ पर पीपल में कई देवताओं को स्थापित दिखाया गया है और लोगों को उसके इर्द गिर्द पूजा करते हुए दिखाया गया। अब आप सोच रहे होंगे दिखाया गया का मतलब क्या है। हम साहित्य तो उनका पढ़ नहीं पाए क्योंकि हम उनके स्क्रिप्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ध्यान रहे इन सभी चीजों की जो हमें जानकारी हो रही है ये मुहरों के माध्यम से हो रही है। जो मुहरें मिली हैं उन मुहरों के ऊपर जो आकृतियां बनी विभिन्न प्रकार की, उन आकृतियों से हमें अलग अलग जो उनके आस्था है, विश्वास है, उसके बारे में जानकारी हो रही है। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 99। प्रश्न कह रहा है कि बौद्ध धर्म में हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था, यह किसने कहा था? विकल्प है वी.ए. स्मिथ, जेम्स मिल या वुल्जले हेग। इसका उत्तर होगा वी.ए. स्मिथ। वी.ए. स्मिथ की एक पुस्तक है द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का आरंभिक इतिहास। आरंभिक इतिहास पुस्तक है 1904 की। इस पुस्तक में उन्होंने इस तथ्य को रखा है कि जो बौद्ध धर्म है यह हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था। और इसे हम इस रूप में भी समझ सकते हैं कि जो बौद्ध धर्म की स्थिति है ये बुद्ध ने स्वयं भी कभी एक नए धर्म को बनाने की बात नहीं कही थी। उत्तर वैदिक काल में जो विभिन्न प्रकार की कुरीतियां आ गई थी, लोगों का कहीं न कहीं उससे मोह भंग हो रहा था, किन्हीं न किन्हीं रूपों में कुछ शोषण हो रहा था, उसको दूर करने को लेकर के एक सुधार आंदोलन उन्होंने आरंभ किया था। अब ये अलग बात है कि उनके अनुयायियों ने जो संघ उन्होंने बनाया था अपनी विचारों को प्रचार के लिए, उसको आधार लेकर के बाद में एक धर्म का स्वरूप दे दिया। उसी बात को कुछ कहने का प्रयास किया है वी.ए. स्मिथ। तो इतना हमारे लिए जानना पर्याप्त होगा। जहां तक बात जेम्स मिल की है, पीछे हम लोगों ने चर्चा किया है, औपनिवेशिक काल के एक हिस्टोरियन रहे, औपनिवेशिक मानसिकता के। इसी प्रकार से वुल्जले हेग जो है यह भी ब्रिटिश अधिकारी रहे और 19वीं और 20वीं शताब्दी में विभिन्न प्रकार की सेवाएं इन्होंने दिया अंग्रेजों को। चलिए अब देखते हैं हम आज के अपने आखिरी प्रश्न को, जो कि है प्रश्न संख्या 100, जो कि जुड़ा है योग। और चूंकि कल अभी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी था, इस प्रश्न का रेलेवेंस महत्वपूर्ण है, प्रासंगिक है, तत्कालिक है। और प्रश्न क्या है, योग सूत्र का श्रेय किसको दिया जाता है, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। बहुत स्पष्ट उत्तर है, उत्तर होगा पतंजलि। पतंजलि के विषय में थोड़ा सा हम लोग जानने का प्रयास करें। पतंजलि का जो काल है यह है 2nd BC, यानी द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व। अगर इसको और प्रिसाइज रूप में, एग्जैक्ट रूप में बताएं तो पुष्यमित्र शुंग के दरबार में ये थे।
पुष्यमित्र शुंग के दरबार में ये थे। पतंजलि को हम याद करते हैं इनकी दो महत्वपूर्ण पुस्तकों के लिए। जो सबसे बड़ा इनका योगदान है वो योग सूत्र के रूप में। योग सूत्र, इस पुस्तक के माध्यम से उन्हें योग की विभिन्न विधियों को इतनी सहज, वैज्ञानिक और बहुत ही डीप रूटेड, गहन रूप में प्रस्तुत किया है कि आज तक योग के उन आयामों तक उतने रिसर्च नहीं होता है जितना इन्होंने प्रस्तुत किया है। इस योग सूत्र को, जो योग सूत्र की पुस्तक है, 4 भागों में है। इसे भारत की जो षड दर्शन है, षड दर्शन, इनमें एक माना जाता है। षड दर्शन में इसे एक माना जाता है। इनमें उन्होंने 8 तत्वों की चर्चा किया है। 8 तत्वों की चर्चा किया है। तो क्या क्या है वो तत्व है? यम, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान, धारणा। ये जो 8 तत्व हैं, इनकी अलग अलग भूमिका है यौगिक संदर्भों में। इसकी चर्चा भी जो है योग सूत्र के अंतर्गत इनके द्वारा किया गया है। पतंजलि को एक और रूप में हम जानते हैं कि इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी, ध्यान रहे ये जो पुस्तक है अष्टाध्यायी, ये जो पाणिनि थे, पाणिनि का जो संस्कृत व्याकरण ग्रंथ है, पाणिनि का जो संस्कृत व्याकरण ग्रंथ, जिसे हम अष्टाध्यायी के रूप में जानते हैं, पतंजलि ने इसके ऊपर एक टीका लिखी थी। यह टीका है महाभाष्य। महाभाष्य यानी पतंजलि की 2 पुस्तकें हो गई, एक योग सूत्र और एक महाभाष्य। योग सूत्र में योग के ऊपर चर्चा है और जो महाभाष्य है इसमें पाणिनि की जो संस्कृत व्याकरण ग्रंथ है अष्टाध्यायी, इसके ऊपर यह एक टीका है। तो ऐसे में पतंजलि हमारे लिए महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में है, जिन्होंने एक ऐसी विधि को बताया जो हमारे आज के समय में हमें स्वस्थ रखने, निरोग रखने और हमारी क्षमताओं को बढ़ाने में जिसकी बड़ी भूमिका है। अब हम उसको किस सीमा तक अपनाते हैं, उस सीमा तक हम उसमें सफल। तो इस तरह से हमारा आज का जो ये सेशन है यह यहाँ पर समाप्त होता है और आशा करता हूँ कि आपको हमारा यह सेशन ठीक लग रहा है। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपने सुझाव भी दें, इसको बेहतर बनाने के लिए और क्या प्रयास किया जा सकता है। और हमारी प्रश्नों की जो अगली श्रृंखला है, जिसमें हम लोग प्रश्न संख्या 100 से 120, 101 से 120 तक प्रश्नों की जो सीरीज होगी, उसे हम वॉल्यूम 4 में कवर करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।